जेक बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बच्चों। यहाँ पर 19 सब्जेक्टिव बेहतरीन सवाल लेके आए हुए हैं जो अति महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए पहला सवाल है यहाँ पे बच्चों, देखिए आप लोग क्या दिया हुआ है। बिस्मार्क कौन था, उसने कभी कौन सी नीति अपनाई। तो बिस्मार्क प्रशा का चांसलर था। जर्मनी के एकीकरण में उसकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसके लिए उसने खून और खड्डक की नीति अपनाई। दूसरा नंबर सवाल है बच्चों, यहाँ पे देखिए औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रारंभ हुई। तो यहाँ पे उत्तर है उसका औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के मध्य में सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। तीसरा नंबर का सवाल देखिए बच्चों, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, यहाँ पे बेहतरीन क्लास हो रही है और लाइव क्लास भी इस चैनल पे चल रहा है बच्चों। आप लोग पूरा वीडियो देखिए और यहाँ पे इंपॉर्टेंस जितना भी सवाल है इंपॉर्टेंस है, सारे सब्जेक्टिव्स यहाँ पे करा दिए जा रहे हैं बच्चों। आप लोग पूरा वीडियो को वॉच कीजिए और यहाँ पे आप लोग जरूर आप लोगों को फायदा मिलेगा और बहुत शानदार वीडियो है। देखिए तीसरा नंबर सवाल है बच्चों, यहाँ पे सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं बच्चों। देखिए उत्तर उसका है जब किसी देश की शासन व्यवस्था में समाज के सभी समूहों तथा वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो इस व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी के नाम से जाना जाता है बच्चों। 4 नंबर का सवाल है बच्चों, यहाँ पे लैंगिक असमानता से क्या अभिप्राय है। तो लैंगिक असमानता से अभिप्राय क्या है, इसका उत्तर है बच्चों आप लोग देखिए सामाजिक भूमिकाओं, राजनीतिक भागीदारी तथा धार्मिक अवधारणाओं के आधार पर महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष नहीं मानने को लैंगिक असमानता के नाम से जाना जाता है बच्चों। 5 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, आप लोग देखिए आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं कितने प्रकार की हैं। तो यहाँ पे आयु के आधार पे जलोढ़ मृदाएं के जो प्रकार हैं बच्चों, तो पहला है पुराना जलोढ़, इसे बांगर कहा जाता है। दूसरा है नया जलोढ़, इसे खादर कहा जाता है बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए, अथवा में अगर पूछ सकता है बच्चों यहाँ पे, तो अथवा का सवाल देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। जल दुर्बलता क्या है बच्चों। देखिए उत्तर इसका है असमान वितरण, अत्यधिक मांग, प्रदूषण एवं दुरुपयोग के कारण जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है तथा जल की कमी हो रही है। पानी की कमी की समस्या को जल दुर्बलता कहते हैं बच्चों। छठा का है प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय अथवा औसत आय से क्या अभिप्राय है। अथवा में भी दिया हुआ है, दोनों का एक ही आंसर होगा बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ आपने, छठा देखिए और पूरा वीडियो को आप लोग वॉच कीजिए, बेहतरीन सवाल यहाँ पे है। किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय को प्रति व्यक्ति आय या औसत आय के नाम से जाना जाता है। 7वां सवाल है मुद्रा को परिभाषित कीजिए। कोई भी वस्तु जिसे विनिमय के माध्यम से मूल्य के समान मापक धन के संचयन के साधन के रूप में अथवा भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों के रूप में कानूनी मान्यता अथवा शक्ति प्राप्त होती है, मुद्रा कही जाती है। सामान्य स्वीकृति मुद्रा का प्रधान गुण है बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग, लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे आ चुका है बच्चों। 5 सवाल रहे, देखिए 5 सवाल है, 3-3 नंबर करके रहेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पे सवाल इंपॉर्टेंस है और वीवीआई होने वाला है बच्चों। यहाँ पे 8 नंबर का सवाल है, 1815 ईस्वी में संपन्न वियना सम्मेलन की मुख्य बातें क्या थी। तो यहाँ पे देखिए अथवा में भी दिया हुआ है, वियना कांग्रेस में लिए गए निर्णयों और उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है बच्चों 1815 में संपन्न वियना सम्मेलन की मुख्य बातें उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला नंबर है उन राजतंत्रों को फिर से बहाल किया जाए जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। दूसरा पॉइंट है युद्धों को रोकने के लिए एक सामान्य तथा समक्ष संविधान का निर्माण किया जाए। यहाँ फिर तीसरा है पराजित राष्ट्र विजित राष्ट्रों को क्षतिपूर्ति दें, दास प्रथा को समाप्त कर दिया जाए। 4 पॉइंट है सर, फ्रांस में राजतंत्र की बहाली कब बुर्बो वंश को शासन सत्ता सौंप दी जाए। 9वां सवाल देखिए बच्चों, आप लोग पूरा वीडियो को देखिए और बेहतरीन सवाल है यहाँ पे 19 सवाल लेके आए हुए बच्चों और सारा सवाल इंपॉर्टेंट से वीवीआई है। महामंदी के कारण क्या, महामंदी के मुख्य कारण, सॉरी बच्चों, महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। देखिए यहाँ पे उत्तर है इसका महामंदी की शुरुआत 1929 ईस्वी में हुई और संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। यह 2 महायुद्धों के बीच का समय था। प्रथम महायुद्ध, देखिए प्रथम महायुद्ध के बाद अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाता के रूप में उभरा और पूंजी उत्पादन और उपभोग तथा पूंजी के देश से बाहर प्रवाह के कारण इसकी अर्थव्यवस्था में उछाल उत्पन्न हो गया। दूसरा पॉइंट है जैसे ही उछाल खत्म हुआ कृषि उत्पादन का दाम नीचे आ गया, किसान भारी घाटे के कर्ज में डूब गए और संयुक्त राज्य अमेरिका की पूरी बैंकिंग व्यवस्था धराशायी हो गई। तीसरा पॉइंट है बच्चों यहाँ पे देखिए, तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में
अर्थव्यवस्था जो बड़े पैमाने पर यूएस की पूंजी पर निर्भर थी वो अभी अस्त व्यस्त हो गई, जिससे सारे संसार में आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हो गया। इस प्रकार कृषि अति उत्पाद और विश्व बाजार से यूएस से निवेश के घट जाने की महामंदी फैल गई। 10वां पॉइंट देखिए बच्चों, आप लोग 10 नंबर का सवाल देखिए क्या दिया हुआ है। 10वां नंबर का है, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उसमें उससे अलग एक विशेषता को बताएं। देखिए उसका आंसर यहाँ पे सवाल समझिए। भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती विशेषता, भारत और बेल्जियम दोनों देशों में शासन की शक्तियों का विभाजन केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच किया गया। दोनों देशों में राज्य सरकारें और केंद्रीय सरकार के अधीन है। भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से अलग विशेषताएं, बेल्जियम के संविधान में फ्रेंच एवं डच भाषा को बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया। कानून विनिर्माण में दोनों भाषाओं के प्रतिनिधियों की सहमति आवश्यक है। इसके विपरीत भारत में भाषा को प्रतिनिधित्व का आधार नहीं दिया गया है। चलिए बच्चों 11वां नंबर का सवाल देखिए आप लोग, इंपॉर्टेंट से बेहतरीन इंपॉर्टेंस पीवीआई है। देखिए, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप लेते हैं। जब एक सामाजिक अंतर दूसरे अन्य अंतरों के ऊपर और बड़ा हो जाता है तो वह सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है बच्चों। यहाँ पे दूसरा है पॉइंट, अमेरिका में श्वेत या अश्वेत नागरिकों के बीच अनेक अंतर है, जैसे अश्वेत गरीब हैं, बेघर हैं तथा सामाजिक उत्पीड़न के शिकार हैं। इन सभी अंतरों में नस्लीय भेदभाव सबसे बड़ा अंतर है, अतः नस्लीय भेदभाव ने अमेरिका में सामाजिक विभाजन का रूप ले लिया। 4वां पॉइंट है, जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है तो लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, इसे एक सामाजिक विभाजन की स्थितियाँ पैदा होती है। 12वां नंबर का सवाल देखिए बच्चों, आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करिए और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों। यहाँ भी इंपॉर्टेंट है और बेहतरीन सवाल आप लोगों को पूरा वीडियो मिलने वाला है बच्चों। सारे सब्जेक्ट का यहाँ भी क्लास होने वाला है और बेहतरीन सवाल मिलने वाला है। देखिए 12 नंबर का, पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए बच्चों। यहाँ पे पहला नया सीढ़ीनुमा कृषि पद्धति को अपनाना चाहिए। खेत के चारों ओर घास या छोटे पौधे उगाने चाहिए। पहाड़ी भागों में पशुओं की चराई को रोक लगाया जाना चाहिए। पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को रोकने का प्रयास करना चाहिए बच्चों। 13 नंबर का सवाल देखिए, 13 नंबर में देखिए आप लोग क्या दिया हुआ है, तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से भिन्न कैसे हैं, उदाहरण व्याख्या कीजिए। देखिए इसका सवाल इंपॉर्टेंट है। तृतीय क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों से इन अर्थ में भिन्न है कि अन्य क्षेत्रों में किसी न किसी वस्तु का उत्पादन स्थान होता है, वहाँ तृतीय क्षेत्र में वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का सृजन होता है। जैसे गन्ने का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, गन्ने से चीनी बनाना द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा चीनी का भंडारण विभिन्न स्थानों पर उसे पहुँचाना तथा फसल के उत्पादन के लिए ऋण की व्यवस्था आदि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं बच्चों। चलिए 14 नंबर का सवाल देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस प्रकार सुलझाया जाता है, उदाहरण देकर समझाएं। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत वस्तु के मूल्य का भुगतान दूसरे वस्तुओं के रूप में किया जाता था, जिसकी आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का होना आवश्यक था। अर्थात दो व्यक्तियों के पास ऐसी वस्तुएं अवश्य होनी चाहिए जो एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा कर सके, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर ऐसा संयोग यदि संभव नहीं हो तो कठिन आवश्यक है। यदि एक व्यक्ति के पास गेहूं तथा वह कपड़े खरीदना चाहता है, दूसरे व्यक्ति के पास जूते व चावल खरीदना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत दोनों की आवश्यकताओं का पूर्ण नहीं किया जा सकता है। चलिए यहाँ पे अगला सवाल देखिए, इसी में मुद्रा के प्रयोग से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के पास गेहूं है वह उसे बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है तथा कपड़े खरीद सकता है। चलिए दीर्घोत्तरी सवाल है 15वें नंबर से, 3 सवाल यहाँ पे जरूर आप लोगों को मिलेगा देखने को, ठीक है बच्चों। देखिए बेहतरीन सवाल है यहाँ पे, मुद्रण संस्कृति ने भारत, 5 सवाल यहाँ पे मिलेगा, 3 का आंसर देना है बच्चों। मुद्रण संस्कृति में भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित प्रकार की मदद की। पत्र पत्रिकाओं में, देखिए पहला पॉइंट है, पत्र पत्रिकाओं में अंग्रेजी शासन की आलोचना की गई, इससे आम जनता को अनौपचारिक शासन की बुराइयों में शोषण का पता चला। दूसरा पॉइंट है इसमें बच्चों, देखिए यहाँ पे कहानियों कविताओं के आदि द्वारा भारतीय जनता राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने का प्रयास किया। तीसरा पॉइंट है, राष्ट्रीय अखबारों के क्रांतिकारी विचारों को जनता के बीच फैलाया। कार्टूनों के प्रकाश के माध्यम से अंग्रेजी शासन व्यवस्था के विकृत रूपों को जनता के सामने लाने का प्रयास किया। 5वां पॉइंट है, मुद्रण संस्कृति के कारण सामान्य जनता शिक्षित जागरूक हुई और वह समाज सुधारकों, नेताओं एवं राष्ट्रवादियों के विचारों से अवगत होने लगी। इससे आम जन में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। चलिए 16 नंबर का सवाल देखिए बच्चों, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है और बेहतरीन सवाल है, जरूर आप लोग पूरा वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक तो अवश्य कर दीजिएगा बच्चों। लोकतंत्र को सबसे बेहतर शासन कहा गया है, क्योंकि क्या कारण है बताएं। अथवा यहाँ दिया, अथवा में सवाल दिया हुआ, आप लोग जरूर पढ़िएगा, 3 अथवा में 4 अथवा में, ठीक है। इसका उत्तर हम पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक सभी का। देखिए आप लोग, लोकतंत्र को अन्य
लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणाली से बेहतर बताया गया है, क्योंकि इस शासन व्यवस्था में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो अन्य शासन व्यवस्था में नहीं है। जनमत पर आधारित शासन व्यवस्था जनता की समान इच्छा के अनुसार चलाया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा को ध्यान में रखा जाता है। उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन व्यवस्था। लोकतंत्र में वैधानिक तरीके से जनता सरकार चुनती है तथा सरकार भी जन कल्याण के प्रति उत्तरदायी एवं जिम्मेदार होती है। तीसरा पॉइंट है इसमें बच्चा, समानता और स्वतंत्रता का पोषण। लोकतंत्र के अंतर्गत जाति, वंश, धर्म, लिंग आदि का भेदभाव नहीं किया जा सकता। कानून के समय सभी नागरिक समान माने जाते हैं। सभी नागरिकों को अपने विचार, भाषा और आदि करने की छूट दी जाती है। चारवां पॉइंट देखिए बच्चों, अब यहाँ क्या दिया हुआ है, व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि। इनमें सभी नागरिकों को समान माना जाता है। सभी व्यक्ति गरिमा के साथ जीती है और उसी दृष्टि से नहीं देखा जाता है, चाहे वह किसी जाति, धर्म या रंग, पेशा, भाषा आदि से हो। यहाँ पे देखिए पांचवां पॉइंट, यहाँ भी यह विविधताओं में सामंजस्य, यह टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है और इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। लोकतंत्र में काफ़ी विचार विमर्श के बाद ही निर्णय लिया जाता है, इससे गलतियों को सुधारने की अवसर प्राप्त होती है, इससे टकराव भी टल जाता है बच्चा। यहाँ पे देखिए 17 नंबर का देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 17 नंबर का, भारत में गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति में उत्पादन और राजनीतिक वितरण वर्णन करें। गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौतिक दशाएं बताओ। यहाँ पे देखिए पहला उत्तर है इसका, गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौतिक दशाएं। तापमान, गेहूं की एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, इसके लिए 20 डिग्री तापमान होना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है वर्ष 440-75 सेमी वर्षा, नहीं वर्षा बच्चों, यहाँ पे वर्षा 40-75 सेमी वर्षा गेहूँ की खेती के लिए आवश्यक है। गेहूँ की खेती में सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी, गेहूं की खेती के लिए दमोट मिट्टी का होना आवश्यक है। मिट्टी में पर्याप्त नमी व ठंडा मौसम गेहूं की फसल के लिए जरूरी है। अन्य, गेहूं की फसल के पकते समय बादल रहित आकाश आवश्यक है। गेहूं उत्पादन का राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश है बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग, क्या दिया 18 नंबर का। अभी यहाँ पे 19 सवाल बचा हुआ है, एक सवाल और बचा हुआ बच्चों। दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों किस प्रकार उत्पादन का नियंत्रण स्थापित करती है। देखिए अब किस प्रकार करती है उत्पादन नियंत्रण। दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां निम्नलिखित प्रकार से उत्पादन नियंत्रण स्थापित करती है। बाजार के निकट ऐसी जगह उत्पादन इकाई स्थापित करना जहां कच्चा माल, कृषक, श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। भूमि, भवन, कृषि मशीन तथा अन्य उपकरणों की खरीद के मुद्रण में निवेश कर स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर कार्य करना। स्थानीय कंपनियों के अधिग्रहण के द्वारा छोटे उत्पादकों को ऑर्डर के देकर वस्तुओं का निर्माण कराना, उन्हें अपने ब्रांड नाम से बेचना। देखिए पांचवा पॉइंट है यहाँ पे, 5वां नंबर का पॉइंट देखिए, अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां उच्च अनुसंधान द्वारा जटिल तकनीक वाली वस्तुओं का डिमांड तैयार करती है और उसके विभिन्न हिस्सों को अलग अलग स्थानीय उत्पादकों द्वारा बनाकर उन्हें अपने विशेष द्वारा असेंबली करवा कर बिक्री के लिए तैयार माल बनाती है। 19 नंबर का सवाल है मैप से बच्चों, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सवाल क्या, मानचित्र में प्रदर्शित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का पार्क लो इस्पात संयंत्र के नाम का शामिल करें। बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, बोकारो और भिलाई कहाँ पर है, तो बेंगलुरु देखिए 1 नंबर में आपका क्या दिख रहा है, 1 नंबर में आपका बेंगलुरु या नोएडा, यहाँ पे नोएडा, ठीक ना, नोएडा देखिए 1 नंबर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आपका 1 नंबर नोएडा हो जाएगा बच्चों। फिर दूसरा नंबर बोकारो, देखिए बोकारो कहाँ पे है, लोहा इस्पात के लिए मशहूर है, लोहा इस्पात के लिए मशहूर है आपका। उसके बाद देखिए भिलाई कहाँ पे हो जाएगा, लोहा इस्पात के लिए, वो भी मशहूर है आपका। और मुंबई आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है और बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपका है, तो बिल्कुल सही। चलिए बच्चों आप लोग वीडियो जरूर शेयर करिए, अगला वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे और सारा वीडियो यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं बच्चों। शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए।